जयशंकर प्रसाद से जब भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आएगा तो उनके नाटकों से भी प्रश्न आएगा और उनकी कविता से भी प्रश्न आएगा। बिना इन चारों कवियों को और उन चारों कवियों को लिए हुए कोई पेपर बन ही नहीं सकता। अगर एक स्टैंडर्ड मानक अच्छा पेपर आपको बनाना है तो आपको इन कवियों को टच करके आगे चलना होगा। ठीक, तो अब हम छायावाद के अभी सामान्य तथ्य लिख रहे हैं कि जो पूरे छायावाद पे लागू होते हैं, स्पेशल पे नहीं। स्पेशल का जो लिखना है वो हम अलग अलग जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला करके अलग अलग के लिखा है। तो सामान्य तथ्य में लिखते हैं पहला, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन भी है तो हम डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे इसको। छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है। छायावाद युग भारत के लिए अस्मिता की खोज का युग है, बंद करके उसे डॉक्टर नगेंद्र। एक सवाल इसमें जो एक महत्वपूर्ण शब्द है अस्मिता, इसे आप थोड़ा समझ लीजिए। अस्मिता शब्द आपको बार बार मिलता है। अस्मिता का अर्थ होता है अपनी निजी पहचान। वे कहते हैं कि स्त्री अस्मिता, बहुत ये शब्द आपको स्त्री अस्मिता या स्त्री विमर्श के संदर्भ में ये शब्द मिलेगा। तो अपनी निजी पहचान समझिए कि जैसे एक स्त्री है तो वो किसी की पत्नी, किसी की पुत्री होने के साथ साथ एक स्त्री भी है जो उसकी एक स्वतंत्र निजी पहचान है। भाई किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, ये तो उसकी एक पहचान है ही। लेकिन वो इन सब विशेषणों को हटाने के बाद एक स्त्री भी है। स्त्री विमर्श के केंद्र में यही है कि स्त्री समाज के तमाम दायित्वों को निर्वाह करने के बाद एक स्त्री भी तो है, और स्त्री होने के नाते उसकी भी कुछ भावनाएं, इच्छाएं, आशाएं होती हैं, चाहे वो विवाह को लेके हो, चाहे कुछ चीज़ को लेके हो। जब स्त्री विमर्श आप पढ़ेंगे तो स्त्री विमर्श में जो उपन्यास, जो कहानियाँ, नाटक, कविताएं लिखी जाती हैं वो यही तो है। वो अपनी निजी पहचान कायम करना चाहती हैं कि वो मतलब किसी की पत्नी है इससे नहीं मतलब है। चित्रा मुद्गल हैं तो चित्रा मुद्गल की अपनी पहचान है, अपना नाम है। तो यही जो अपनी निजी पहचान होती है वो उसी को हम कहते हैं अस्मिता। ये शब्द आपको बहुत जगह मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो एक तरह से ये छायावाद युग था, वो हिंदी को स्वयं हिंदी और भाषाओं के सहारे अब तक चलती थी। ये सहारा हटा के हिंदी अपनी पहचान कायम कर ली। अब तक वो ब्रज भाषा के साथ चलती थी। ठीक, उसका व्याकरण नहीं था, वो लड़खड़ा रही थी, उसमें श्रेष्ठ रचनाएं उस तरह की नहीं थी खड़ी बोली में। लेकिन छायावाद ने उन सारे आलोचकों को, छायावाद ने उन सारी कमियों को, आपने नीचे लिखा है ना कि छायावाद में उनका डॉक्टर देवराज की एक परिभाषा है कि आधुनिक हिंदी काव्य में सुंदर शब्दकोश, कोमल मधुर अनुभूतियाँ छायावाद की ऐतिहासिक देन है। तो ये जो कोमल मधुर अनुभूतियाँ और ये कोमल शब्द थे, इनको लाने का काम किसने किया? छायावादियों ने। तो हिंदी को एक अलग पहचान दिलाने का काम इन कवियों का है। ठीक, अगला कथन, सारे कथन बहुत बढ़िया हैं। इस कथन से भी एक प्रश्न आपको और मिलेगा, लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में, इसको भी लिखिए। रुचि, स्वातंत्र और आत्माभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप रुचि, स्वातंत्र और आत्माभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप छायावाद में
कला कला के लिए सिद्धांत का बोलबाला था। रुचि स्वातंत्र और आत्माभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप छायावाद में कला कला के लिए सिद्धांत का बोलबाला था। डैश करके शिव कुमार शर्मा। पाश्चात्य साहित्य में कला कला के लिए सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? त्रिपाठी। पाश्चात्य साहित्य में ब्रैडले था। अभी इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से दो सवाल आएंगे, इसीलिए हमने चर्चा की कि कला कला के लिए सिद्धांत का मतलब कि कविता पहले कविता है, बाद में कुछ और है, समाज संस्कार बाद में है उसमें, लेकिन पहले वो है एक कला है। और आत्माभिव्यक्ति और रुचि स्वातंत्र के कारण छायावाद में इस सिद्धांत का बोलबाला माना गया। ये गूढ़ प्रश्न है। ठीक, आगे। छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण आत्माभिव्यंजना है। छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण आत्माभिव्यंजना है। कथन नहीं है, आप इसको केवल ये समझिए कि छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आत्माभिव्यंजना। व्यंजना का मतलब ही है कि सहारे से कहना, और छायावादी व्यक्ति भी कोई बात सीधे सीधे नहीं कहते। ठीक, ये जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना कि श्रृंगारिकता एक तरह से जैसे रीतिकाल का प्रधान लक्षण हो गया। ठीक, द्विवेदी युग का सबसे प्रधान लक्षण था विचार प्रधान निबंध। ठीक, भारतेंद्र युग में सबसे महत्वपूर्ण विधा थी नाटकों का विकास, और सबसे ज़्यादा सफलता किस में मिली? निबंधों में। दोनों सवाल ध्यान रखिए। द्विवेदी युग में सबसे दरिद्रपूर्ण नाटकों के लिए, और सबसे ज़्यादा सहायता मिली विचार प्रधान निबंधों में। ठीक, तो ये छोटे छोटे तुलनात्मक अध्ययन जब आप रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। अगला पॉइंट ये देखिए, फिर छायावाद से जुड़ेगा ये पॉइंट, सॉरी रीतकाल से। छायावादी कविता में प्रकृति चित्रण वस्तुतः आलंबन के रूप में हुआ है। छायावादी कविता में प्रकृति चित्रण वस्तुतः आलंबन के रूप में हुआ है। हमने आपको बताया था आलंबन उद्दीपन क्या है, कायदे से समझाया था। और जब हम रस पढ़ेंगे तो बहुत कायदे से उसका एक चार्ट बनाएंगे पूरा। रस के अस्थाई भाव, फिर अस्थाई भाव में विभाव, विभाव के फिर वेद, आलंबन उद्दीपन, फिर आलंबन में आश्रय विषय, उद्दीपन में विषय की बाह्य चेष्टाएँ और बाह्य प्रकृति। ये खाका बनेगा पूरा। ठीक, और फिर अनुभाव में दो बन जाएंगे, कायिक और वाचिक। कायिक और सात्विक, वाचिक नहीं सॉरी। एनसीईआरटी में नहीं, धैर्य रखो, एनसीईआरटी में दो ही दिया है, कायिक और सात्विक। आहार को उसने कायिक में समाहित कर लिया है, क्योंकि कायिक का मतलब काया, काया का मतलब शरीर, और आभूषण हम किस पर धारण करते हैं? तो कायिक और वाचिक जो है, और वाचिक भी वाणी से, वाणी किससे निकलती है? शरीर से। केवल उसमें सात्विक, सात्विक किसे कहते हैं? सात्विक अनुभाव कौन है? सात्विक अनुभाव
आप इसको उलट के कहिए कि जिन मनोभावों पे हमारा बस नहीं चलता, वैसे मनोभाव जैसे पसीना आना, हमारा बस नहीं होता कि हम किसी चीज़ को देखें और डरने के बाद पसीना ना आए। ठीक, तो सीधे सीधे कहिए कि सात्विक अनुभव ऐसे अनुभव होते हैं जिन पर मनुष्य का बस नहीं होता। हम चाहते नहीं हैं कि हमको पसीना आए। कोई जा रहा है, कोई पिक्चर देख रहे हैं तो हम चाहते नहीं कि रो ले, लेकिन आदमी के आंसू निकल आते हैं। तो जिन पे हमारा बस है वो सात्विक नहीं होंगे। इसीलिए उसमें स्वेद, अश्रु, कंप, ये जितने उसमें 8 भेद हैं, 8 को आप केवल रस को रस के लिए न पढ़िए, उसे व्यवहार में उतार के देखिए कि ये जो कह रहे हैं सही भी है। ठीक, तो आलंबन के रूप में का मतलब यहाँ प्रकृति किसी के भावों को बढ़ाने के लिए नहीं आती, यहाँ उत्तेजित करने के लिए नायक नायिका के भावों को नहीं आती। यहाँ प्रकृति सहारे के लिए या स्वतंत्र चित्रण भी है। बीती विभावरी जागरी देखिए, इसमें किसी के भाव बढ़ाए जा रहे हैं। संध्या सुंदरी उतर रही परीसी, या जितनी महादेवी की पंत की जितनी कविताएं हैं, ये पूरे छायावाद पे लागू हो रहा है। और उलट दीजिए रीतिकाल में, लेकिन एक आदमी को निकालना पड़ेगा, सेनापति। सेनापति को निकाल के बाकी लोग की क्या करेंगे? प्रकृति चित्रण, छाहों चाहत छाह सेनापति का है, तो बाकी लोग प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किए हैं। आलंबन उद्दीपन कायदे से समझ लीजिए, ना हो तो एक दिन हम पहले बीच में एक आध दिन हमको लगता है कि रस पढ़ा दें, उससे फ़ायदा ये होगा कि ये आलंबन उद्दीपन वाली समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। देखते हैं एक आध दिन संडे वनडे रखते हैं, क्योंकि लंबा समय लगेगा, तो उसको पूरा ख़त्म करेंगे। जब रस शुरू करेंगे तो पूरा, हाँ, स्पेशल समझ लीजिए। चलिए, आधुनिक काल में अगला पॉइंट है, आधुनिक काल में खड़ी बोली में, आधुनिक काल में खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद, आधुनिक काल में खड़ी बोली में द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के बाद वस्तुतः छायावादी काव्य से ही छायावादी काव्य से ही अर्थ सघनता, कामा अर्थों की विविध स्तरों पर टकराहट आरंभ होती है। अर्थ सघनता, कामा अर्थों की विविध स्तरों पर टकराहट आरंभ होती है। यह प्रक्रिया काव्य दोष नहीं, आधुनिक काव्य का वैभव है। आरंभ होती है, यह प्रक्रिया काव्य दोष नहीं, आधुनिक काव्य का वैभव है। वैभव का मतलब समृद्धि, सुख, जिसे हम कहते हैं अमीरी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, अर्थ की सघनता और अर्थों की विविध स्तरों पर टकराहट। आप छायावादी कवियों की एक एक कविताएं देखेंगे तो तीन तीन अर्थ एक ही कविता के निकलेंगे। यही चीज़ है,
अब तक ऐसा नहीं था। अब तक हो सकता था कि जैसे लक्षणा व्यंजना का सबसे जबरदस्त प्रयोग घनानंद या रीतमुक्त कवियों ने किया था। इसीलिए शुक्ल जी कहते हैं कि इन रीतमुक्त कवियों के बाद सीधे सीधे ये लक्षणा व्यंजना कहाँ तक जाती है, इसका प्रयोग उसके बाद सीधे कौन करता है? छायावादी। तो ये अर्थों की टकराहट, मतलब एक ही कविता में दो दो तीन तीन अर्थ और विविध स्तरों पर, मतलब एक कविता की लाइनें तो एक हैं, लेकिन जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो अर्थ दो दो तीन तीन निकलते हैं। डैश करके आर एस चतुर्वेदी लिख दीजिए। अगला लिख लीजिए, कविता कविता के लिए सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थक ब्रैडले था। ये चाहे कला कला के लिए आ जाए, चाहे कविता कविता के लिए, ध्यान रखिए, कविता कविता के लिए सिद्धांत का ये प्रश्न आया भी है, पूछा भी गया है। कविता कविता के लिए सिद्धांत का सर्वाधिक समर्थक ब्रैडले था। अगला, छायावाद का प्रवर्तक या छायावाद का प्रवर्तक या छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, दोनों चीज़ें मिल जाएं आपको, छायावाद का प्रवर्तक या छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है। झरना के बगल में ब्रैकेट में 1918। दोनों में से कुछ भी पूछ ले कि छायावाद का प्रवर्तक काव्य संग्रह कौन सा है, किसी का नाम ना ले तो ये लोग यहाँ ये प्रश्न ध्यान देना है कि सुमित्रा नामवर सिंह और नंदुलारे वाजपेयी, उन दोनों ने छायावाद का आरंभ पंत के उच्छ्वास से माना है। लेकिन जब हमको किसी का नाम ना ले कि छायावाद का प्रवर्तक काव्य संग्रह कौन सा है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी है, तो झरना। नाम लेने पर उत्तर बदलेगा, ये आप ध्यान रखना है, हम पंत वाले में लिखवाएंगे। अगला पॉइंट ये पूछा गया है, प्रसाद के गीत बीती विभावरी जागरी प्रसाद के गीत बीती विभावरी जागरी, कामा निराला की संध्या सुंदरी, टीजीटी में आया है। और पंत के नौका विहार में प्रसाद के गीत बीती विभावरी में, निराला की संध्या सुंदरी में तथा पंत के नौका विहार में प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण है। जबकि पंत के परिवर्तन में और निराला के बादल राग में प्रकृति के कठोर रूप का, जबकि पंत के परिवर्तन में और निराला के बादल राग में प्रकृति के कठोर रूप का वर्णन है। जहाँ पे आपको तीन कविताएं कोमल रूप के लिए याद करनी है, बीती विभावरी, संध्या सुंदरी और नौका विहार, और कठोर वाले में परिवर्तन और बादल राग। हाँ,
ये प्रश्न आया था ना कि किसमें कठोर रूप का चित्रण हुआ है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र से जहाँ छायावाद के पहले वाला उन्होंने लिखा है वहीं से नोट किए थे हमने। आगे लिखिए। ये थोड़ा सा गूढ़ और बड़ा अच्छा सवाल है जो अब लिख रहे हैं। आगे लिखिए। छायावादी काव्य में दो संस्कृतियों छायावादी काव्य में दो संस्कृतियों भौतिकता और आध्यात्मिकता के द्वैत, संघर्ष और समन्वय की भावना है। छायावादी काव्य में दो संस्कृतियों भौतिकता और आध्यात्मिकता के द्वैत, संघर्ष और समन्वय की भावना है। साथ ही इसमें वैयक्तिकता और सामाजिकता का भी समन्वय है। साथ ही इसमें वैयक्तिकता और सामाजिकता का भी समन्वय है। देखिए, ये सवाल अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस रचना में भौतिकता और आध्यात्मिकता का द्वंद्व है। तो भौतिकता आध्यात्मिकता का द्वंद्व जो है कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, ये सवाल मतलब चिरकाल से, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जब से मानव सभ्यता पढ़ने लिखने समझने चिंतन करने लगी, तब से ये सवाल उठा है। और तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए, आज भी लिखे जा रहे हैं और आने वाले समय में भी लिखा जाएगा। इसका कोई आदि और अंत नहीं है। आप बताएंगे इस पर और किसी काव्य का नाम जो इस पे लिखा गया हो? इसी पर, भौतिकता और आध्यात्मिकता के द्वंद्व पर। चलिए ठीक है, एक उर्वशी हुआ। हमको जहाँ चलना था वहाँ नहीं पहुँचे हैं। कामायनी है सर। कामायनी तो चर्चा कर रहे हैं। जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहाँ आप लोग नहीं चल रहे हैं। कुंवर नारायण की आत्मजयी है जो यम नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। वो भी क्या है? वो भी तो यही जानना चाहता है कि मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्या है। तो ये क्या है? भौतिकता और आध्यात्मिकता का द्वंद्व है। और ये तीनों रचनाएं, कामायनी, उर्वशी और आत्मजयी, किस पे आधारित हैं? भौतिकता और आध्यात्मिकता के द्वंद्व पर। अच्छा सवाल एक ठो बन गया, बनाने की जरूरत है। आगे चलते हैं। सरस्वती, विशाल भारत, सुधा और प्रभा। लिखिए। सरस्वती, विशाल भारत, सुधा, प्रभा ने छायावाद का प्रबल विरोध किया। मतलब ये चार पत्रिकाएं जो थीं वो छायावाद की प्रबल विरोधी थी। जबकि मतवाला, जागरण और भारत ने छायावाद का
समर्थन किया। इसी प्रभा में छपा था भावों का भिड़ंत, जिसमें निराला की बहुत सारी कविताओं को रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का भाषानुवाद सिद्ध किया गया था। उस समय निराला जी ने बालकृष्ण शर्मा नवीन से ये अनुरोध किया था कि आप इसे मत छापिए। पत्र भेजा था, उसमें है, आप निराला जो साहित्य साधना है रामविलास जी की, उसमें मैं पढ़ रहा था, मिला था मुझे। उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि आप इस लेख को ना छापिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं और भावों का भिड़ंत नाम से वो चीज़ें छाप दी थी। तो आपको ये जानना है कि ये चारों पत्रिकाएं छायावाद की विरोधी पत्रिकाएं थीं और ये छायावाद की समर्थक पत्रिकाएं थीं। और वैसे भी इसमें निराला थे और इसके दोनों नंदुलारे वाजपेयी थे। तो छायावाद के सबसे समर्थ आलोचक वाजपेयी जी थे। तो जो पत्र वाजपेयी जी निकालेंगे और जो स्वयं छायावादी कवि निकालेगा तो वो तो छायावाद का समर्थक रहेगा ही। तो आपको ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि छायावाद की विरोधी पत्रिका नहीं थी, 3 इसमें से रखे, 1 इसमें से डाल दे, या छायावाद की विरोधी पत्रिका थी, 3 ये हैं, 1 इसमें से डाल दे। तो ये आपको याद होना चाहिए छायावाद की विरोधी कौन सी थी और समर्थक। अगला पॉइंट, छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात है। छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात है। यह जयशंकर प्रसाद के 2 काव्य संग्रहों, छायावाद की प्रथम कविता प्रथम प्रभात है, यह जयशंकर प्रसाद के 2 काव्य संग्रहों झरना और कानन कुसुम, या कानन कुसुम पहले लिख लीजिए अगर यह कानन कुसुम और झरना दोनों में संगृहीत है। जो प्रथम प्रभात कविता है ये 2 जगह है। आर्यस चतुर्वेदी ने इसे लिखा है। चलिए, हर पॉइंट किसी न किसी नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट लिखिए, छायावाद एक विषयी प्रधान, छायावाद एक विषयी प्रधान या व्यक्ति प्रधान काव्य है। छायावाद एक विषयी प्रधान या व्यक्ति प्रधान काव्य है, जबकि प्रगतिवाद विषय प्रधान या वस्तु प्रधान। एक तुलना हमने कर दी कि उससे आपको याद हो जाए आसानी से। जबकि प्रगतिवाद विषय प्रधान या वस्तु प्रधान। विषयी प्रधान और विषय प्रधान, व्यक्ति प्रधान, वस्तु प्रधान, सब समझ रहे हैं। एक दिन हमने इस पे चर्चा की थी, क्योंकि देखिए जब तक इसे समझेंगे नहीं तब तक, मतलब एक चीज़ है ना कि फिर तब ये रटने की चीज़ रह जाएगी, और रटने में कभी इधर का उधर और उधर का इधर हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लेंगे इसे तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें तब आगे चलें। हमने कहा छायावाद जो है 2 चीज़ हो गया, विषयी
विषय। अब सब में प्रधान जोड़ लेते हैं हम, विषय प्रधान, विषय प्रधान, व्यक्ति प्रधान, वस्तु प्रधान। तो प्रधान का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जो मुख्य हो। गांव का प्रधान वही तो होता है जो मुख्य होता है, ठीक। राज्य का प्रधान, प्रधान से हमारा तात्पर्य ये निकल के आया कि जो और लोगों से कुछ खास हो, अलग हो। तो जब छायावाद में विषय प्रधान की बात हो रही है तो इसका मतलब कि वहाँ वो बात सबसे महत्वपूर्ण है अन्य बातों की अपेक्षा। यही चीज़ हमको निबंध पढ़ने में पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं समझेंगे तो हम पढ़ेंगे कि शुक्ल जी के निबंध वस्तु प्रधान है, विषय प्रधान है, और हजारी प्रसाद के निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। तो तब भी हमको ये चीज़ वहाँ समस्या खड़ी करेगी अगर नहीं समझेंगे। देखिए, विषय और विषय दो चीज़ें हैं। तो विषय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि कोई भी रचना हो, उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, जितनी भी विधाएं हैं उसमें उसका कोई ना कोई शीर्षक होता है, कोई ना कोई विषय होता है जिस पे वो रचना लिखी जाती है। किसी भी, जैसे रामचरितमानस लीजिए, सपोज करते हैं फेमस रचना है रामचरितमानस को हम लेते हैं। तो राम का मतलब राम, चरित का मतलब चरित्र, अर्थात राम के ही चरित्र का उसमें गुणगान किया गया है। तो रामचरितमानस जो है, मानस का मतलब मन, अर्थात रामचरितमानस में राम के मन की ही भावनाएं वर्णित हैं, कही गई हैं। अब रामचरितमानस में राम जो है क्या हो गए, राम विषय हो गए भाई। उनके बारे में सब कुछ उन्हीं के बारे में है, तो राम क्या हो गए, उसके विषय हो गए। उलट दीजिए, कोई भी रचना हो जिसमें उस शीर्षक जिस पे वो लिखा गया हो, चलिए एक और ले लेते हैं, क्रोध, करुणा, श्रद्धा, भक्ति। शुक्ल जी के जब ये निबंध आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्रोध के बारे में ही मिलेगा, करुणा के बारे में ही मिलेगा, श्रद्धा और भक्ति के बारे में ही मिलेगा। जब जो रचना जिस विषय वस्तु पे लिखी जाए वही विषय वस्तु उसमें प्रधान हो और उसको लिखने वाला गौड़ हो, पीछे हो, उसको लिखने वाले की भावनाएं उसमें न समाहित हों, जो विषय लिखा जा रहा है वही अगर मुख्य है तो हम उसे कहेंगे विषय प्रधान अथवा वस्तु, क्योंकि जिस पे लिखा जाता है उसे तो हम कहते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु। तो चाहे हम उस रचना को कहें विषय प्रधान और चाहे उस रचना को हम कहें वस्तु प्रधान। जब किसी रचना में जिस विषय वस्तु पे लिखी जाती है वही विषय वस्तु महत्वपूर्ण होता है, प्रधान होता है, तो वो रचना विषय प्रधान या वस्तु प्रधान रचना मानी जाती है। इसके उलट दीजिए, जब शीर्षक मात्र बहाना होता है और लेखक को उसके पीछे अपने बारे में बहुत कुछ बताना होता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो है कुटज। निबंधों में सबसे बेहतरीन उदाहरण, ये कुटज कोई निबंध नहीं है, ये उनकी जीवनी है जो उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में भोगा है। हमने आपको चर्चा किया था कि ये शुक्ल जी के विरोधी थे और शुक्ल जी वहाँ पर विभागाध्यक्ष रह चुके थे, लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाया लिखाया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, पूरी एक परंपरा है। तो गुरु का गुरु मित्र हो गया और जो विरोधी गुरु था वो शत्रु हो गया। तो जितना हजारी प्रसाद ने जो उन्होंने लिखा है ना कि कुटज तलवे नहीं चाटता, खीस नहीं निपोरता,
आत्मोन्नत के लिए माला नहीं धारण करता, जीता है और शान से जीता है। तो ये सब कौन कर रहा था? खीस कौन नहीं निपोर रहा था? तलवे कौन नहीं चाट रहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, जिनको चाहे जितना उन लोगों ने परेशान किया, लेकिन उन्होंने उन लोगों की बात को स्वीकार नहीं किया। तो कुटज मात्र बहाना था, अर्थात लिखने वाला, अर्थात जिसने लिखा। और छायावाद में क्या है? इस करुणा कलित हृदय में यह विकल रागिनी बजती है, मैं निर्भरी दुख की बदली। तो छायावाद की जो कविताएं हैं उसमें जो विषय है वो विषय क्या है? काफ़ी हद तक बहाना है। वास्तव में उनके अपने मन में जो शंका थी, जो व्याकुलता थी, जो पीड़ा थी, उसे उन लोगों ने व्यक्त किया है। तो इसीलिए छायावाद क्या हो गया? विषयी प्रधान या व्यक्ति प्रधान। निबंधों में हम चले आएंगे तो जितने ललित निबंधकार हैं, जितने ललित निबंधकार हैं, केवल हजारी प्रसाद नहीं, चाहे कुबेरनाथ राय हों, विद्यानिवास मिश्र हों, विवेकी राय हों, ठाकुर राम आधार सिंह हों, वैसे तीन ही नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है, हजारी प्रसाद, विद्यानिवास और कुबेरनाथ राय। उसके बाद तमाम लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये केवल इतना ध्यान देना है कि जब लिखने वाले की भावनाएं प्रधान हो जाएंगी रचना में, ऐसा नहीं है कि किसी रचना में जैसे शुक्ल के विषय प्रधान निबंध है तो ऐसा नहीं है कि उनके में कोई उनके व्यक्तित्व की छाप नहीं है, उनके में है, लेकिन उस मात्रा तक नहीं है जिस मात्रा तक होने पर उसे विषय प्रधान कहा जाए। शुक्ल जी ने स्वयं अपने भूमिका में लिखा है कि ये निबंध विषय प्रधान है कि विषय प्रधान है, यह मैं अपने विज्ञ पाठकों पे छोड़ता हूँ, साधारण पाठकों पे नहीं। विज्ञ का मतलब विद्वान। अरे गहरे लोग उसको विषय प्रधान, वस्तु प्रधान बनाएं, लेकिन उनके जो महत्वपूर्ण शिष्य थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने एकदम साफ साफ लिखा है कि आचार्य शुक्ल के निबंध जो हैं वो सब विषय प्रधान निबंध हैं, व्यक्ति प्रधान नहीं है। समझ गए विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान? देखिए हम फिर कह रहे हैं, नहीं समझेंगे तो ये रटने की चीज़ हो जाएगी और रटा हुआ भूल जाता है, ये याद रखिएगा। आगे लिखिए। डॉक्टर दीनानाथ शरण ने नाम केवल एक ही किताब में मिला, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है, ब्रैकेट में मैनिफेस्टो। डॉक्टर दीनानाथ शरण ने पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा है। देखिए हो सकता है कि वो मैनिफेस्टो शब्द रखे और हो सकता है वो घोषणा पत्र रखे। जैसे पद्मावत मध्यकालीन काव्य की अकेली ट्रेजेडिक कृति है, तो ट्रेजेडी कहना या शोक काव्य कहना बात एक ही है, लेकिन अब वो ट्रेजेडी कह दे तो हमको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि शाही जी का डायरेक्ट कथन है कि मध्यकालीन की अकेली ट्रेजेडी कृति है। अब हम उसी ट्रेजेडी को अगर शोक काव्य लिख दें तो आगे आधे लोग जो नहीं समझे हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए यहाँ मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र दोनों आप याद रखिए। अगला, शुक्ल जी के अनुसार छायावाद में विभाव पक्ष या तो शून्य है अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद में विभाव पक्ष
या तो शून्य है अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। मतलब छायावादी जो कवि हैं वो विभाव की बात बहुत कम करते हैं, वही शुक्ल जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगला, अब देखिए कि चश्मा बदलने से आदमी कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। अनिल, चश्मे के पीछे देखिए इलाचंद जोशी भक्तिकाल में क्या देखते हैं, देखिए लिखिए। भक्तिकाल नहीं, सॉरी, छायावाद में है। इलाचंद जोशी ने छायावादी काव्य में, यही इलाचंद जोशी हैं जो भक्ति काव्य में भी यही देखे थे और छायावादी में भी यही देख रहे हैं। यौन संबंधी मनोभावनाओं को ही इलाचंद जोशी ने छायावादी काव्य में यौन संबंधी मनोभावनाओं को ही शब्द जाल में अवगुंठित, अवगुंठित का मतलब ढका हुआ, जैसे शब्द के जाल में उसे, वैसे अवगुंठन, गुंठन का मतलब घूंघट होता है। घूंघट का काम क्या होता है? चेहरे को ढक लेना। तो वही कह रहे हैं कि शब्द जाल में अवगुंठित शालीन स्थित के रूप में देखा है। शब्द जाल में अवगुंठित शालीन स्थित के रूप में इलाचंद जोशी ने छायावादी काव्य में यौन संबंधी भावनाओं को ही शब्द जाल में अवगुंठित शालीन स्थित के रूप में देखा है। इनको लग रहा है कि जितनी रचनाएं हुई हैं वो यौन संबंधी भावनाओं में, मतलब उनको व्यक्तिगत जीवन में प्रेम नहीं मिला, इसीलिए ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी गईं। तो ये, चूँकि इलाचंद जोशी किस विचारधारा से जुड़े हैं? मनोविश्लेषणवाद से। तो उनके विश्लेषण के अनुसार ये बात निकल के आ रही है कि आदमी, अगर ऐसी बात होती तो दुख ही जीवन की कथा रही क्यों लिखता? उसे प्रेम की बात लिखनी चाहिए थी, यही तो होना चाहिए था। प्रसाद को केवल आंसू तक चलना चाहिए था, कामायनी नहीं आती, सरोज स्मृत राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास नहीं आती। लेकिन ये है कि मनोविश्लेषणवाद के नज़रिए से इन्होंने देखा तो इनको ये दिखा। अगला, छायावाद तो करुणा की छाया में, डबल यूनिटेड कॉमम लिखिए। छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से, छायावाद तो करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है। व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है, और उसी रूप में उसकी उपयोगिता है, डैश करके महादेवी वर्मा। शुक्ल जी का एक कथन लिखिए, बड़ा बेहतरीन कथन है, खास करके हायर में या उच्च स्तरीय कक्षाओं में। और इतना बढ़िया कथन है कि आधे लोग इसमें फिसल जाएंगे, कथन इतना अच्छा है। डबल यूनिटेड कॉमम लिखिए। रीतिकालीन श्रृंगारी कविता, रीतिकालीन श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, आप लोगों की स्पीड बहुत कम है, स्पीड बढ़ाइए। रीतिकालीन श्रृंगारी कविता
कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान में कभी खुले मैदान में लिखने के बाद ऐसे डैश करिए थोड़ा सा। रीतकालीन श्रृंगारी कविता, कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान में डैश करके, अपनी कुछ अदा बदल कर, अपनी कुछ अदा बदल कर, फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेंक कर चल रही है। अपनी कुछ अदा बदल कर, फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेंक कर कितना बढ़िया तद्भव शब्द का इस्तेमाल शुक्ल जी ने किया है। प्रायः सारा काव्य क्षेत्र छेंक कर चल रही है। अब ये कथन किसके बारे में है? डैश करके छायावादी काव्य के विषय में। शुक्ल जी डैश करके छायावादी काव्य के विषय में शुक्ल जी। अब इस कथन को आप लिख दीजिए और केवल यही लिख दीजिए शुक्ल का ये कथन किसके विषय में है। तो जिन्होंने शुक्ल जी को पढ़ा होगा उनका तो सही हो जाएगा, बाकी लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में बात क्या कही जा रही है। वास्तव में इनका कहने का मतलब ये है कि रीतिकाल जो है हमारे आधुनिक काव्य में उतर आया है, वही श्रृंगारिक भावनाएं, वही मय की बात। ठीक, ये एक तरह से छायावादी कवियों के ऊपर शुक्ल जी का आरोप है कि आप लोगों की जो काव्य का विषय है वो प्रगतिशील नवीन चेतना से युक्त ना होकर कहाँ जा रहा है? श्रृंगार में भरा हुआ है, जिसे हम लोग वर्तमान समय में अच्छी कविता के लक्षण के या उदाहरण के रूप में या प्रतिमान के रूप में नहीं रख सकते। ठीक, अगला कथन। अगला कथन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा होने के बाद भी कथन बड़ा अच्छा है। लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, छायावाद का प्रधान गुण है अस्पष्टता। देखिए इसमें छायावाद की सारी विशेषता और सब एक साथ मिलेगा आपको। छायावाद का प्रधान गुण है अस्पष्टता। भाव इतने अस्पष्ट हो जाएं कि वह कल्पना के अनंत गर्भ में लीन हो जाएं। कल्पना के अनंत गर्भ में लीन हो जाएं। पूर्ण विराम लगाइए। मेरी यह सम्मति है कि शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षर अविनाशी हैं। मेरी यह सम्मति है कि शब्द अक्षरों से बनते हैं और अक्षर अविनाशी हैं, अज्ञेय हैं, अनंत हैं। अतएव हमें भाषा को ऐसा रूप देना चाहिए जिससे वह नीरव हो जाए। अतएव हमें भाषा को ऐसा रूप देना चाहिए जिससे वह नीरव हो जाए, वह कर्ण श्रुति ना होकर, कर्ण श्रुति कानों से सुने जाने योग्य,
कर्ण श्रुति न होकर हृदय गम्य हो। कामा लगाना है, हृदय गम्य हो, कामा इंद्रिय गोचर न होकर जिससे वह नीरव हो जाए, वह कर्ण श्रुति न होकर हृदय गम्य हो, इंद्रिय गोचर न होकर, छूट गया क्या अम्बरीश? इंद्रिय गोचर न होकर आत्मा से ग्राह्य हो। इंद्रिय गोचर न होकर आत्मा से ग्राह्य हो, डैश करके सुमित्रा नंदन पंत। ये वैसे इतना लंबा कथन नोट न करता मैं, लेकिन इस कथन में वास्तव में इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं कि इसे नोट करना पड़ा। और इसमें अलग अलग भी क्वेश्चन बना सकता है, और ऊपर की 2 लाइनें 3 लाइनें रख दें, नीचे की लिख दें, तब भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत की लाइन है। अब लिखिए छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं, लक्षण, जो भी आप, वहाँ हमने केवल एक प्रधान लिखा था, यहाँ हमको 8 हमने लिखा है। पहला पॉइंट लिखिए, छायावाद व्यक्तिवादी काव्य है। यही चीज निकल के आई। देखिए हमने जो विषयी प्रधान या व्यक्ति लिखा था ना, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? विषयी प्रधान। मतलब जैसे हमने लिखा ना कि छायावाद व्यक्ति प्रधान है, तो व्यक्ति अगर हम हटा दें तो छायावाद क्या है? विषयी प्रधान है। बस दोनों को आप समझ लीजिए कि क्यों है। क्योंकि इसमें जितनी भी कविताएं, रचनाएं लिखी गई हैं, उसमें कवि का व्यक्तित्व विषय वस्तु पे हावी है। जो बात कवि किसी शीर्षक से कहना चाहता है, वो शीर्षक क्या हो जाता है? गौड़। और कवि की अपनी भावनाएं क्या हो जाती हैं? प्रधान। तो पहला लक्षण क्या हुआ कि छायावाद व्यक्ति प्रधान है। अब ये ध्यान रखना है कि वो ऑप्शन में अगर विषयी प्रधान डाल दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, छायावाद में कल्पना की अतिशयता है। छायावाद में कल्पना की अतिशयता है, मतलब बहुत ज़्यादा है। आगे भी इसी में और लिखना है। ये कल्पना क्यों आई ये भी तो जान लो कि छायावाद में कल्पना की अतिशयता है। आगे लिखिए, छायावाद की कल्पना का संबंध, उसी में छायावाद की कल्पना का संबंध तत्कालीन स्वाधीनता, तत्कालीन स्वाधीनता की मानसिकता से है। छायावाद में कल्पना की अतिशयता है। छायावाद की कल्पना का संबंध तत्कालीन स्वाधीनता की मानसिकता से है। हम 2 मिनट का समझ लें और हाथ को भी आराम मिल जाए, तब चलते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है, हम इसको अपने ऊपर लागू कर लें कि आप कब पढ़ पाओगे? जब आपके मन में पढ़ने की इच्छा हो। हमारे मन में पढ़ने की इच्छा कैसे आएगी? जब हमारे जीवन में उस चीज़ का अभाव हो, और अभाव होगा तो हम उसे पूरा करने के लिए सपना देखेंगे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये करूँगा, मैं इनका ये कर दूँगा, मैं उनका वो कर दूँगा। तो आपको कोई काम करने के पहले एक सपना देखना बहुत ज़रूरी होता है।
जब आप सपना देखोगे तभी उसे पूरा करने के लिए उसके पीछे भागोगे, और जब उसके पीछे भागोगे तभी आप असली मेहनत कर पाओगे। स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने पहले स्वतंत्रता का स्वप्न देखा कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो ऐसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब तक उनके मन में देश के आज़ाद होने का स्वप्न नहीं आता तब तक वो स्वतंत्रता आंदोलन में पतंगों की तरह नहीं जल जाते। जैसे सम्मा और परवाना आप पढ़ते हैं कि वो जो कीट पतंगे होते हैं वो चाहते हैं कि इस चरम उजाले में को मैं जाके छू लूं, और उसी छूने में बुझ जाते हैं। तो आपको भी पढ़ने के लिए कम से कम न्यूनतम कल्पना की आवश्यकता है। ज़्यादा कल्पना करेंगे तो वो ख्याली पुलाव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, और अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, कबीरदास कह गए हैं। तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी कल्पना अगर आपके मन में रहेगी, वही कल्पना आपको सुबह उठाएगी, वही कल्पना आपको बाहर का काम करने से रोकेगी कि नहीं, आज अगर हम कहीं चले गए, किसी पार्टी में चले गए, किसी शादी में चले गए, तो मेरा इतना छूट जाएगा। जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं, विजन नहीं, कोई कल्पना नहीं, तो आप उस काम को उतने अच्छे मेहनत से नहीं कर पाओगे। इसलिए न्यूनतम कल्पना हर व्यक्ति के मस्तिष्क में होनी चाहिए कि इस बार मुझे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और यहाँ नौकरी मिल जाएगी तो ये होगा, ऐसा होगा। यही सपना आपको रिचार्ज करेगा, रोज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। चाहे जो भी आदमी हो, कलाम कोई पागल आदमी नहीं थे जो उन्होंने कहा था कि सपने रात में नहीं दिन में देखे जाते हैं, या सपने नींद ही नहीं आने देते। तो वही चीज़, जब आप कुछ चीज़ सपने में सोचोगे तभी उसे पूरा करने के लिए मेहनत करोगे, और जब आप मेहनत करोगे तो वो स्वाभाविक सी चीज़ है कि रसरी आवत जाते पत्थर परत निशान। आप कितना भी नहीं आता, कुछ भी भूल गए हों, लेकिन उस रस्सी को दौड़ाते रहिए सुबह शाम, सुबह शाम, उस पर लकीर बन जाएगी। तो इस जो सपना, छायावाद का जो सपना है, वो सपना उस समय के स्वाधीनता आंदोलन का है कि अगर ये लोग सपना न देखे होते आज़ाद होने का तो हम लोग आज आज़ाद नहीं होते। पहले तो यही मालूम होना कि हम गुलाम हैं। पहले आपको ये महसूस होना चाहिए कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, और तारीफ ये है कि हमको यकीन नहीं है। ये दुष्यंत कुमार के शेर है भाई, कि पहले आप ये सोचिए कि मैं बेरोजगार हूँ, दूसरे के ऊपर जीना हुआ परजीवी हूँ। आप क्या हैं? आप कितना अपने से कमा के जी रहे हैं, आप बताइए। तो जब आप ये सोचेंगे कि हम परजीवी हैं, हम बेरोजगार हैं, तब सपना देखेंगे। आपके माँ बाप सब कुछ आपको उपलब्ध करा देंगे तो सपना देखने की कौन ज़रूरत है? तब तो आदमी को लगेगा ही कि नहीं भाई, हम तो पिताजी की संपत्ति है, ये चले जाएंगे तो इतना छोड़ के जाएंगे, हमारा जीवन कट जाएगा। अब जिसके पास नहीं है उसको तो सपना देखना पड़ेगा कि हम नहीं करेंगे तो हमारा घर जो कच्चा है वो कच्चा रह जाएगा। जो हमारे पास साइकिल नहीं है या मोटरसाइकिल है तो उसके ऊपर वाली सवारी हमारे लिए मृग मारीचिका हो जाएगी। तो जैसे छायावादी सपने का संबंध तत्कालीन स्वाधीनता से है, वैसे आप अपने सपने को इस नौकरी से जोड़िए, और रोज़ शाम को सोने से पहले ये सपना देखिए, इस बार हमारा भी नाम उस लिस्ट में आएगा। ठीक? तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे लिखते हैं। इस काव्य में जिज्ञासा की भावना है। हाँ, अगला पॉइंट। इस काव्य में जिज्ञासा की भावना है। तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूं, शोर क्या है, ये सब क्या है? जिज्ञासाएं हैं, लिखना नहीं है।
मतलब इस पूरे काव्य में मतलब अनंत सवाल हैं लोगों के मन में, तमाम चीजें। तो ये इस पूरे काव्य की बात हो रही है। अगला पॉइंट, छायावादी कवि परिचित वस्तु में, देखिए बड़ी अच्छी चीज कह रहे हैं, छायावादी कवि परिचित वस्तु में, वस्तु नहीं वस्तुओं कर दीजिए, परिचित वस्तुओं में अपरिचित सौंदर्य देखता है। छायावादी कवि परिचित वस्तुओं में अपरिचित सौंदर्य देखता है। इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि क्या निराला के पहले किसी कवि ने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई स्त्री नहीं देखा था? निराला के पहले किसी ने नहीं देखा कि तमाम स्त्रियां जो है बच्चों को गोद में लिए हुए पत्थर तोड़ रही हैं? हजारों लोगों ने देखा होगा और हजारों कवि रहे होंगे, लेकिन परिचित वस्तुओं में वो क्या देखता है? अपरिचित सौंदर्य। देखने का क्या नौका विहार रात में लोग नहीं किए होंगे? बहुत लोग किए होंगे, लेकिन उसे शब्दों में ढालने का और बेहतरीन रूप से भावनाओं को व्यक्त पंत जी ने किया। सूर्योदय किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसे बीती विभावरी में ढालने का काम प्रसाद ने किया। तो ये क्या है? परिचित वस्तु में अपरिचित सौंदर्य। इसके पहले भी नारी थी, लेकिन नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहने की जो हिम्मत थी वो प्रसाद के अंदर आई। तो इन लोगों का काम ही था कि जो कुछ परिचित था उसमें अपरिचित सौंदर्य था। अगला पॉइंट, छायावादी काव्य का स्वाधीनता आंदोलन से, छायावादी काव्य का स्वाधीनता आंदोलन से गहरा संबंध है। छायावादी काव्य का स्वाधीनता आंदोलन से गहरा संबंध है। वह शक्ति मंगल एवं जागरण का काव्य है। वह शक्ति मंगल एवं जागरण का काव्य है। आप देखिए, छायावाद 1918 में शुरू होता है, 36 में ख़त्म होता है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, तमाम उस समय स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ने का समय था। और जो चीज़ समाज में चल रही थी वही साहित्य में आएगी, क्योंकि उस समय के नव युवकों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कराना था। इसीलिए प्रसाद स्कंदगुप्त में कहते हैं, स्कंदगुप्त भट्टारक से इसीलिए कहता है कि अगर कोई भी देश उद्धार के लिए आगे नहीं आएगा तो मैं अकेले चलूँगा। तो ये जो हमारी शिक्षित जनता थी उसको ये संदेश देना चाहते थे कि कोई भी अगर देश के आंदोलन में आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आप अकेले ही देश के आंदोलन में अपने हिस्से का योगदान करिए। हम इतने लोग हैं, चाहे तो इसी कमरे को कितना गंदा बना सकते हैं, और इतने ही लोग चाहें तो इसको कितना साफ सुथरा बना सकते हैं। तो इसीलिए चाहे उनके नाटक हों, चाहे कहानी हो, और पूरे छायावादी कवियों के हों, कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन की आग उन लोगों में उस सीमित दायरे में थी जो भाई एक गुलाम देश में लिख सकता है। आप ये ध्यान रखिए कि वो आज़ाद भारत में नहीं थे, और तमाम रचनाओं पे अंग्रेज सरकार प्रतिबंध, भाई इसीलिए तो गुप्त जी को शिव शंभू नामक जो है, शिव शंभू क्या पीता है? आप इसका मतलब शिव शंभू चिट्ठे पढ़े नहीं हो? पढ़े हैं? तो शिव शंभू भांग पीता है, लेकिन उसमें कुछ और बताएंगे। दरअसल आप उसको पढ़े नहीं हैं, या पढ़े हैं तो उस लिहाज से नहीं पढ़े हैं, खाली पढ़ने के लिए पढ़े हैं, परीक्षा के लिए नहीं पढ़े हैं। उसमें आप देखिए लॉर्ड कर्जन की वो खिंचाई की गई है
इतनी ज़बरदस्त, कहते हैं लॉर्ड माई बाप, आप इस ज़मीन के लिए 5 साल के लिए आते हो वायसराय बन के, तो आप इतना प्रेम है, हमारा तो नार गाड़ा है इसी में। यही कथन है बाल मुकुंद गुप्त का। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा इससे कितना संबंध होगा। तो बहुत, जब देश आज़ाद नहीं था तो जो खिंचाई, मुझे लगता है कि जितना बेहतरीन निबंध, महावीर प्रसाद द्विवेदी पागल नहीं थे जो उन्होंने कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता है, बाल मुकुंद गुप्त। वो शिव शंभू जरूर पढ़े होंगे, शिव शंभू चिट्ठा। उसमें जो खिंचाई जो शालीन दायरे में की गई है, अगर आपको मौका मिले तो शिव शंभू चिट्ठे जरूर पढ़ लीजिए। तो जो शालीन दायरे में जितना स्वतंत्रता की बात हो सकती थी, इसीलिए उन लोगों को शालीन दायरे में कहना पड़ा। वो दिनकर नहीं थे कि जो सीधे लिख दें चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, ठीक। क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर आप लिख देते तो होता क्या, आपकी रचना बैन हो जाती। लेकिन उस पूरे काव्य का जो एक प्रेरक तत्व था वो स्वतंत्रता आंदोलन था। अगला 2 पॉइंट और है। इसमें प्रकृति और नारी का चित्रण स्वाधीन मानसिकता से किया गया है। इसमें प्रकृति और नारी, इसमें प्रकृति और नारी का चित्रण स्वाधीन मानसिकता से किया गया है। अगला, छायावादी काव्य कोमल कांत पदावली का काव्य है। छायावादी काव्य कोमल कांत पदावली का काव्य है। आपने पढ़ा होगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कहा था कि खड़ी बोली में बहुत खड़खड़ाहट है, कर्णकटु है। तो उसकी खड़खड़ाहट और कर्णकटु मतलब कानों को सुनने में जो कठिनाई थी उसको दूर करने, उसे ब्रज भाषा के जैसे कोमल मधुर मक्खन जैसी, कहते हैं ना कि मक्खन जैसी थी, त्वचा मक्खन जैसी हो जाए। तो खड़ी बोली में ये जो मक्खन जैसी कोमल कांत पदावली लाने का काम किसने किया? छायावादियों ने। अंतिम पॉइंट है, छायावादी काव्य में छंद के साथ मुक्त छंद का जमकर प्रयोग हुआ है। छायावादी काव्य में छंद के साथ मुक्त छंद का जमकर प्रयोग हुआ है। अब सभी लोग ये बता दें कि विशेषताओं में से कहीं कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी विशेषता जो आपको समझ में ना आई हो। देखिए, ये रटने की चीज़ नहीं है। हाँ, और समझ लेंगे तो भूलने की चीज़ नहीं है कि छायावाद की जो विशेषताएं आप लिखे हैं उसमें कहीं कोई विशेषता, कोई शब्द जो आपके समझ में ना आई हो या आप जानना चाहते हो। अगली हेडिंग हमारी होगी छायावाद के प्रधान स्तंभ। जयशंकर प्रसाद निराला पंत
महादेवी। ठीक। जयशंकर प्रसाद 1889-90 दोनों मिलता है, तो दोनों मिल जाए तो 89 मारिएगा। ठीक। ज़्यादातर 89 मिलता है, लेकिन कई जगह उसे 90 भी लिखे हैं। तो 1889-90 याद रखिए। अगर कहीं एक ही बताना हो तो पहले 89 बताइए, लेकिन कहीं अगर इंटरव्यू या ऐसी कोई स्थिति रहे तो आप वहाँ चर्चा कर दीजिए कि सर 88 और 89 दो, मतलब सॉरी 89 और 90 दोनों मिलता है। अगर वो पूछें क्यों मिलता है तो आप कहिए कि सर कई बार संवत को सन में बदलने पर 1 साल का अंतर आ जाता है। बाकी जो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ हैं उसमें दोनों मिलता है, इसलिए हम दोनों बता रहे हैं। जब कहें आप क्या मानते हो तो कह दिए जो विद्वान मानते हैं। भाई हम क्या मानेंगे, जो विद्वानों ने लिखा है वही हम बता रहे हैं। बाकी फिर निराला का एक तरह से ये सीरियल क्रम भी हो गया है। जैसे अगर आ जाए सीरियल मिलाने को तो 1889, 1899, 1900, 1907। ठीक। वैसे प्रसाद पंत निराला कर देंगे तो थोड़ा सा सीरियल गड़बड़ होगा। ठीक। और इनकी डेट सबको याद होनी चाहिए, इनको खाली नेट वाले के लिए ज़रूरी नहीं है। डेट भी याद होनी चाहिए, जन्म स्थान भी। जैसे इनका बनारस में, इनका पश्चिम बंगाल में, इनका जो है कौसानी ग्राम अल्मोड़ा में, और इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होली के दिन। फिलहाल हम जहाँ इनको अलग अलग लिखेंगे वहाँ सब लिखेंगे, लेकिन ये है कि आपको ये सारी चीज़ें जैसे आप जब याद करते हैं तो सूरदास, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और जायसी को पूरा डिटेल से याद करते हैं, वैसे इन लोगों को भी पूरा डिटेल, जन्म, मृत्यु, सब पूरा खाका तैयार रखिए। ठीक। अब लिखते हैं जयशंकर प्रसाद। पहले छोटा छोटा पॉइंट, जन्म 1889, सराय गोवर्धन मोहल्ला काशी। ठीक। जन्म के बाद मृत्यु भी लिख देते हैं। मृत्यु इनकी राजयक्षमा रोग से हुई थी। वैसे तो दोनों का अलग अलग लिखना था। प्रेमचंद की जलोदरा से हुई थी, इनकी राजयक्षमा से। तो कहीं अलग आप दोनों को कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की मृत्यु जलोदरा नामक रोग से हुई थी और इनकी राजयक्षमा से। फिर पिता देवी प्रसाद साहू, पितामह शिवरत्न साहू, गुरु मोहिनीलाल गुप्त, उर्फ रसमय सिद्ध, गुरु हो गया दर्शन
प्रत्याभिज्ञा दर्शन। यहाँ हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, वहाँ चूंकि हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये शैव दर्शन की एक कश्मीरी शाखा है। तो यहाँ केवल ये जानिए कि आप अगर और लिखना चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में शैव दर्शन लिख लीजिए, चूँकि हो सकता है कि कहीं आपको कोई फंसाने के लिए प्रत्याभिज्ञा पूछे और प्रत्याभिज्ञा बताए आप शैव का नाम ना ले तो आपको फंसा सकता है। तो अगर कहीं ऐसे इंटरव्यू पूछे तो आप उसको सीधे शुरू करिए कि प्रत्याभिज्ञा दर्शन जो शैव दर्शन की एक कश्मीरी शाखा है, उसका प्रभाव प्रसाद जी के ऊपर है। ठीक। उपनाम बचपन का नाम। ज्योति, कलाधर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। उपनाम हो गया, बचपन का नाम हो गया, औपचारिक शिक्षा भी लिख लीजिए। कक्षा 7 तक हम लोग पीएचडी करके इनको पढ़ा रहे हैं, ये कक्षा 7 तक पढ़ के इतना लिख पढ़ गए। ठीक है। प्रतिभा नवनवोन में शालिनी किसकी लाइन है? हैं? भट्ट तौत की है। हम मान लिए ना कि आप लोग लिख लिए। हम बताइए कहाँ छूट गया है, हम बोले दर्शन के बाद औपचारिक शिक्षा बची थी कक्षा 7 तक। उपनाम कलाधर, बचपन का नाम झारखंडी।